वेलकम। आप सभी छोटे छोटे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, इन सभी का मैं फिजिक्स गुरुजी अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। आप सभी 11th में बहुत बड़े बड़े सपनों के साथ, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स को लेकर के, बहुत बड़े बड़े टारगेट्स को लेकर के आप सभी ने क्लास 11th में साइंस ऑप्ट किया है, वेदर इट इज ऑफ मैथ्स और वेदर इट इज ऑफ बायोलॉजी। आप में से कुछ बहुत अच्छे बड़े डॉक्टर्स बनेंगे, कार्डियो स्पेशलिस्ट बनेंगे, न्यूरो सर्जन्स बनेंगे, सर्जन्स बनेंगे, कुछ लोग एमआईटी आईआईटी में भी जाएंगे, कुछ साइंटिस्ट भी बनेंगे। और बहुत अच्छी बात है, जीवन में एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए। बिना लक्ष्य के जो हमारी मेहनत है वो निरुद्देश्य मेहनत होती है और उसका आउटकम हमारे पास नहीं आता है। 11th में जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो हमारे टारगेट्स को अचीव करने में हमारी हेल्प भी करेगा और टारगेट को अचीव करने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम के रूप में भी पिछले सालों में आया है, उसको लोग एज ए फिजिक्स आइडेंटिफाई करते हैं कि फिजिक्स जो है बहुत प्राइम सब्जेक्ट है। अगर आपको फिजिक्स को अच्छे से समझ आ गया है तो आप अपने जीवन में जो भी टारगेट हैं उन सभी को आप अचीव कर सकते हैं। रिगार्डिंग आईआईटी, रिगार्डिंग मेडिकल, रिगार्डिंग आप अगर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं वहां पे, तो फिजिक्स में बेटा एक बहुत छोटी सी बात हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि फिजिक्स दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, रियली इट्स ए इजीएस्ट सब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है फिजिक्स। लेकिन फिजिक्स को पढ़ने और समझने का एक तरीका है। आप फिजिक्स में किसी भी चीज को जब पढ़ते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी मेमोरी जो है उसमें जो डेटा जब आप पढ़ते हैं वो स्टोर होते चले जाने चाहिए, वो आपको याद रहने चाहिए। आज आपने क्या पढ़ा, कल आप क्या पढ़ेंगे, परसों आप क्या पढ़ेंगे, डे आफ्टर परसों आप क्या पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आपके माइंड में लगातार लगातार एक लेयर फॉर्मेशन में जानी चाहिए और ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। कंसेप्चुअल चीजों को आप बहुत अच्छे से समझें, आप उन पर बहुत सारे क्वेश्चंस को करें, उनके एप्लीकेशन पार्ट को समझें। कोई भी न्यूमेरिकल जब आपको दिया जाता है, कोई भी कंसेप्ट जब आपको दिया जाता है तो उसको विजुलाइज करें। कोई भी न्यूमेरिकल आपके पास में है तो आप उसकी न्यूमेरिकल की फिल्म अपने माइंड में चलाने की कोशिश करें। सपोज एक ट्रक आ रहा है, उसका आगे कार चल रही है, वो ट्रक कार को हिट करता है, तो जब ये न्यूमेरिकल हम रीड आउट करते हैं तो वी शुड इमेजिन दैट कि लिटरली एक ट्रक, एक कार एक चल रही है। ये बातें हमें बहुत स्पेशली ध्यान में रखनी है। 11th की फिजिक्स बहुत आसान, बिल्कुल भी डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग बहुत अच्छे से फिजिक्स को सीख जाएंगे, बहुत अच्छे से इसमें इसमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे और आपको कुछ दिनों बाद लगेगा कि फिजिक्स से आसान तो कुछ है ही नहीं। चुटकियों में आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल, अगर आप मेरी कुछ बातों को ध्यान रखेंगे, आप चीजों को याद करते रहेंगे, कंसेप्ट बिल्डिंग कंटिन्यूस करते रहेंगे, किसी भी क्लास को मिस नहीं करेंगे और डेली एक छोटा टारगेट बनाएंगे कि मुझे 20 क्वेश्चन जो आज मैंने फिजिक्स सीखी है उसके 20 क्वेश्चंस मुझे करने हैं, अपने आप से करने हैं। उन क्वेश्चंस में मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, यही फॉर्मूला क्यों लगाया, इस फॉर्मूले को कब मैं लगाता हूं, ये सारे क्वेश्चंस अगर आप अपने आप से पूछेंगे और ऐसे करके आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप एक दिन फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से उसको सीखेंगे। डरने की, घबराने की बात नहीं होती है फिजिक्स में। एक्चुअली क्या होता है, जब हम कोई क्लास मिस कर जाते हैं तो वो कंसेप्ट हमारा डेवलप नहीं हो पाता है और वो कंसेप्ट फिजिक्स में जहां जहां न्यूमेरिकल्स में आता है या जहां जहां वो थ्योरी में आता है वहां हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये चीजें क्या है, हमारे अंदर एक इरिटेशन प्रोड्यूस करेंगी। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमें रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, रेगुलर नोट्स बनाने हैं अपने, रेगुलर जो शीट आपको दी जाएगी उस शीट को रेगुलर आपको सॉल्व करना है, रेगुलर आपको आपके डाउट्स हम लोगों को भेजने हैं, रेगुलर हमसे आपको लाइव क्लासेस में या चैट के जरिए उनके आंसर्स आपको समझाए जाएंगे, तो वो आपको समझना है। तो इस तरह से आप एक एक प्रोसीजर बना करके, एक मेथड बना करके अगर आप स्टडी करते हैं तो निश्चित तौर पर आप फिजिक्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और ले पाएंगे।
तो इसमें अब चलिए मैं 11th की फिजिक्स में क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एनर्जी बना के रखिए, जोश के साथ पढ़िए, बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी के साथ आप फिजिक्स को पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप इसमें कामयाब रहेंगे। डल फील मत होने दीजिए, नेगेटिविटी मत लाइए अपने अंदर। इस तरह के बच्चों से ज्यादा बातें मत करिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो ऐसे ही कहेंगे यार फिजिक्स बहुत हार्ड है, मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ। कैसे? उन लोगों से बात करिए जिनका सिलेक्शन हुआ। आपके अड़ोस पड़ोस में भी अगर ऐसे कोई बच्चे जो आईआईटी में हैं, नीट में हैं, या कोई और किसी साइंटिस्ट के किसी टेस्ट को पास करके वो फेलोशिप ऑप्ट कर रखा है, तो ऐसे बच्चों से आप बात करिए, वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देंगे। अपने टीचर से बात करिए, ऐसे लोगों से बात करिए जिन्होंने सिलेक्शंस दिए हैं, तो वो आपको बताएंगे कि कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है। तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक जोश के साथ लगातार बने रहिए। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 11th की फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे। तो आज फिजिक्स आपके लिए, ये फिजिक्स जो वर्ड है वो नया नहीं है, तो मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा फिजिक्स क्या होता है या क्या नहीं होता है। आप सब लोग 10th पास करके आए हैं और 10th की फिजिक्स में भी आपने कुछ चैप्टर्स, ऑप्टिक्स आपने पढ़ी, आपने लाइट के करंट इलेक्ट्रिसिटी को आपने डिस्कस किया, तो काफी सारी चीजें आपने यहाँ पे पढ़ी। लेकिन 11th क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो और किसी भी क्लास में नहीं है, लेकिन स्पेशली 11th क्लास में। बाकी सभी क्लासेस में जो चैप्टर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से चैप्टर चलते हैं, या यूनिट मान लीजिए। 11th में आपके पास एक जीरो यूनिट भी होगी। इट इज a स्पेशल टाइप ऑफ क्लास। सिर्फ एक ही ऐसी क्लास है ये आपके फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक जिसमें जीरो यूनिट भी होती है। तो हमारे फिजिक्स में भी जीरो यूनिट है और सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे। अब ये जीरो यूनिट क्या हुई? जीरो यूनिट का मतलब वो सारे कंटेन, वो सारा सिलेबस जो डायरेक्टली हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो हमारे हर चैप्टर में हर जगह पर काम आता है। तो ऐसे काफी सारे जो चैप्टर्स हैं, जो काफी सारे जो जो टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे आपके पास जीरो यूनिट में कवर होते हैं। जैसे इसमें एक होता है ट्रिग्नोमेट्री, दूसरे नंबर पर आप देखेंगे इसमें हम पढ़ते हैं ग्राफ्स, तीसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं लॉग, लॉग के बेसिक फॉर्मूलेज, लॉग के ऑपरेशंस। चौथे नंबर पर हम पढ़ते हैं एल्जेब्रिक रिलेशंस। पांचवें नंबर पर हम इसमें पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। छठे नंबर पर हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, और कुछ स्पेशल टाइप की सीरीज पढ़ेंगे। स्पेशल सीरीज में जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया, स्पेशल सीरीज में जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, लॉग एक्स, एक्सपोनेंशियल की जो सीरीज हो गई, उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। और आठवें नंबर पर हम पढ़ेंगे स्पेशल फंक्शंस। इनके बारे में भी कुछ नॉलेज हम लेंगे, जैसे पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं, किसी भी फंक्शन के पीरियोडिक होने के लिए क्या कंडीशन होगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे, लॉग फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से लॉग फंक्शन का ग्राफ होता है, वो ग्राफ किस तरह से आगे चलता है। तो ये सारी बातें हम जीरो यूनिट के अंडर में करेंगे बेटा। तो जीरो यूनिट का मतलब ट्रिग्नोमेट्री डायरेक्टली हमारे पास कोई यूनिट या कोई एक्सरसाइज नहीं है हमारी बुक में, लेकिन फिजिक्स में हर जगह साइन थीटा, कॉस थीटा, इनकी वैल्यूज, किस तरह से एंगल को डिफाइन करना है, ये काफी सारी चीजें हमारे पास फिजिक्स में कंटिन्यूस आती चली जाएंगी। तो इन सारी चीजों को लेकर के हमने एक यूनिट बना रखी है, दैट इज नेम्ड जीरो यूनिट। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये फंडामेंटल यूनिट है, ये प्योरली मैथमेटिक्स का पार्ट है। जैसे हम टू व्हीलर पे जा रहे हैं, फोर व्हीलर पे जा रहे हैं, हमारा फोर व्हीलर या टू व्हीलर जो है वो मान लेते हैं कि फिजिक्स है, ये एक फिजिक्स की कार है, एक कार बना देते हैं, ये सड़क है,
और ये एक फिजिक्स की कार है। ओके, समझ गए? PHYSICS, ये फिजिक्स की कार है। और फिजिक्स की कार का ये टायर है, ये फिजिक्स की कार का टायर पंचर हो गया, somehow the tire punctured। अब हम क्या करेंगे? स्टेपनी लगाएंगे। तो स्टेपनी लगाने के लिए जो रेंच पाना, जो टूल हम लोग यूज करेंगे, वो टूल मैथमेटिक्स होता है। बात समझ में आ रही है आपको? अगर आपके पास टूल नहीं हो और स्टेपनी है तो आप उस स्टेपनी को यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास टूल है तभी आप उस स्टेपनी को उसमें चेंज करेंगे, और चेंज करेंगे तो ये कार फिर से चलने लग जाएगी। तो इसी तरह से मैथमेटिक्स वो टूल है जो फिजिक्स को इजीली ड्राइव कराता है, जिसकी हेल्प से अगर हमें बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज है तो हम फिजिक्स को बहुत इजीली समझ पाएंगे, बहुत इजीली हम उसके बारे में जान पाएंगे, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें बहुत आसानी रहेगी। तो कुछ लोग इसको फंडामेंटल यूनिट्स भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से भी आपको पढ़ाते हैं। बेसिकली ये 0 यूनिट है और पूरी 11th में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास जो 0 यूनिट है, ये इसके बारे में हम सबसे पहले इसी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास अगली यूनिट आएगी उसमें हम पढ़ेंगे यूनिट डायमेंशन, एरर्स, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को डिफाइन करने के कितने सिस्टम्स हैं, किस तरह से यूनिट को डिफाइन किया जाता है, यूनिट्स की सब यूनिट्स क्या क्या होती हैं, उनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं, यूनिट सिस्टम्स में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, कितनी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, ये सारी बातें हम उसमें पढ़ेंगे। एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, ये सारी बातें हम वहां पे डिस्कस करेंगे। डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके लिए एक नया चीज होगी। 11th में एक नई चीज आएगी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन है वो हम किस तरह डिफाइन करते हैं, डायमेंशन को हम कैसे यूज करते हैं बाकी और फिजिक्स के फॉर्मूलेज के फॉर्मेशन में या न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। एरर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेजरमेंट में एरर किस तरह की होती है, कुछ एरर स्टेशनरी होती है, स्टेबल होती है, कुछ एरर को रिमूव किया जा सकता है, कुछ एरर ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से होती हैं, वो सारी एरर्स को अपने इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे जब हम चलेंगे तो फिर आएगा हमारे पास वेक्टर्स। वेक्टर जो आप थोड़ा बहुत 9th में डिस्कस करके आए हैं, दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज आप 9th में पढ़ के आए हैं, कुछ स्केलर होती हैं, कुछ वेक्टर होती हैं। अपने यहाँ पे क्वांटिटी टेंसर का भी डील करेंगे कि कुछ फिजिक्स की क्वांटिटियां जो होती हैं वो टेंसर भी होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के क्या क्या रूल्स होते हैं, सब्ट्रैक्शन वेक्टर क्वांटिटीज का किस तरह होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी के कंपोनेंट्स को हम किस तरह डील करते हैं, और उसके बाद में कुछ रूल्स होंगे, वो रूल्स हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में उसी चैप्टर में हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, और इस तरह से वेक्टर पे आगे प्रोसीडिंग करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी एंड ऑल दैट। उसके बाद में अगली यूनिट में काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स एक शब्द है जो बहुत फेमस है 11th के लिए। तो मैकेनिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में हम डील करेंगे 11th क्लास में। काइनेमेटिक्स आ जाएगी उसके अंदर। मैकेनिक्स या काइनेमेटिक्स जो है हमारे पास में, उसमें हम देखेंगे कि 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में जिक्र करेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में जिक्र करेंगे, उसमें हम प्रोजेक्टाइल के बारे में विशेष तौर पे पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन का पर्टिकुलर स्टडी करेंगे, हाईएस्ट पीक पॉइंट पर वेलोसिटी टेंशन को कैलकुलेट करेंगे, लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी और टेंशन को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे वर्क पर एनर्जी को हम लोग पढ़ेंगे, जो आप पढ़ करके आए हैं उसी का आगे एक्सटेंशन करेंगे। वर्क पर एनर्जी में हम कॉलिजन्स को स्टडी करेंगे, कितने टाइप्स की कॉलिजन होती हैं, कॉलिजन के क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग कॉलिजन में पढ़ेंगे। वर्क पर एनर्जी में पढ़ेंगे, पावर कैलकुलेट करेंगे, एनर्जीज के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी में किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन रहता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव करेंगे हम लोग। स्टेटमेंट आप लोगों को पता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ा है, उसको हम प्रूव करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम मैथमेटिकली किस तरह प्रूव करते हैं। उसके बाद में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, एनएलएम पढ़ेंगे। एनएलएम में न्यूटन साहब ने जितने लॉ दिए उन पर डिस्कस करेंगे, इम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन जो होगा वो पढ़ेंगे हम लोग।
एनएलएम में ये पुली पुली सिस्टम पढ़ेंगे, आप लिफ्ट की प्रॉब्लम्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से काफी चीजें एनएलएम के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और एनएलएम के बाद में फ्रिक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोशन में फ्रिक्शन किस तरह लगता है, ब्लॉक सिस्टम में फ्रिक्शन जो होता है वो किस तरह रिजॉल्व होता है, हम उस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सारा चीज डिस्कस करने के बाद में फिर हमारे पास एक यूनिट और आएगी जिसको हम बोलते हैं रोटेशनल, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। क्या होता है सेंटर ऑफ मास, क्या हमेशा बॉडी के अंदर ही होता है, क्या बाहर भी हो सकता है, सेंटर ऑफ मास पर किस तरह से मोमेंटम या मास या एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, कौन कौन से कंजर्वेशन लॉज सेंटर ऑफ मास में लगते हैं, ये सारी बातें हम उसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद में एक बहुत सिंपल सा टॉपिक आपके पास आएगा जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की चर्चा करेंगे। ग्रेविटेशन में न्यूटन साहब के लॉ पढ़ेंगे। न्यूटन साहब के लॉ पढ़ने के बाद में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसे कैसे चेंज होता है रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से, या आप अर्थ की सरफेस से अगर एक सर्टेन हाइट पर जाते हैं तो वहां पर कैसे चेंज होता है, या आप डेप्थ में जाते हैं तो वहां पर कैसे चेंज होता है। ये सारी जो बातें हैं इसमें अपने लोग ध्यान रखेंगे कि रोटेशनल में किस तरह से हम इन चीजों को ग्रेविटेशन में हम डिस्कस करेंगे। कैपलर के जो 3 रूल्स हैं प्लेनेटरी मोशंस के लिए वो लोग हम पढ़ेंगे। एक नया टॉपिक 11th में ग्रेविटेशन में हम पढ़ेंगे, सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्बिटल स्पीड सैटेलाइट की क्या होती है, सैटेलाइट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की क्या प्रॉपर्टीज हैं, पोलर सैटेलाइट क्या होता है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो वेटलेसनेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे 11th में। उसके बाद आगे चलेंगे तो सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें इलास्टिसिटी के बारे में ज्यादा चर्चा की जाएगी। हुक्स लॉ पढ़ेंगे हम लोग। इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। इलास्टिसिटी का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या यूज है इस पर हम चर्चा करेंगे। और फिर और आगे चलेंगे तो लिक्विड या फ्लूइड्स की मैकेनिक्स की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम सरफेस टेंशन की बात करेंगे। सरफेस टेंशन के डे टू डे लाइफ में यूज बहुत मजा आएगा आपको। आप देखेंगे कि ये इवेंट होता हुआ तो आपको पता है कि ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये जवाब हमें सरफेस टेंशन से बहुत सारी चीजों के जवाब हमें मिलेंगे। उसके बाद बर्नौलीज की थ्योरम को हम लोग पढ़ेंगे। बर्नौली थ्योरम के प्रैक्टिकल यूजेस पर हम लोग जाएंगे तो बात करेंगे। इस तरह से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे। रेनॉल्ड नंबर के बारे में बात करेंगे हम लोग। स्टोक्स लॉ पढ़ेंगे। क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। जब पैराशूट से आप नीचे जंप करते हैं तो एक सर्टेन कांस्टेंट वेलोसिटी से जब आप आते हैं उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इतना सब पढ़ने के बाद फिर एक फिजिक्स की नई ब्रांच पर हम चले जाएंगे जिसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स 11th में एक ब्रांच है जो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जिसमें 3 या 4 चैप्टर आते हैं हमारे पास। टेम्परेचर रिगार्डिंग बात करेंगे हम। टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे होता है। आप एक टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए जो स्केल थर्मामीटर यूज करते हैं, आप थर्मामीटर कितने तरह के थर्मामीटर्स हैं, क्या क्या स्केल्स हैं, और एक नया थर्मामीटर अगर आपको डिजाइन करना हो तो आप उसको किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, ये सारी बातें हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। थर्मोडायनामिक्स के लॉज पढ़ेंगे हम। 0th लॉ पढ़ेंगे, 1st लॉ पढ़ेंगे, 2nd लॉ पढ़ेंगे, एंट्रोपी के बारे में बात करेंगे, कार्नोट इंजन के बारे में हम लोग बात करेंगे वहां पे। हीट कंडक्शन के जो मेथड्स हैं, हीट के जो किस तरह से हीट प्रोपेगेट होती है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कंडक्शन मेथड हो गया आपके पास, कन्वेक्शन मेथड हो गया, रेडिएशन मेथड हो गया, इनके क्या क्या यूजेस हैं, मानसून्स किस तरह क्रिएट होते हैं, इस तरह की सारी बातें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में जब हम आगे की तरफ चलेंगे तो हम देखेंगे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम पढ़ेंगे। गैसेस के लॉज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये थर्मोडायनामिक्स और केटीजी के बारे में चर्चा होती है। इसके और थोड़ा सा जब हम आगे चलते हैं तो जो लास्ट पार्ट आता है 11th में, उसमें हम लोग एसएचएम के बारे में चर्चा करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बात करेंगे। पेंडुलम मोशन आपने देखा है, स्प्रिंग में वेट लटका है उसको खींच के छोड़ देते हैं। तो एसएचएम का वेव फॉर्मेशन क्या होता है, एसएचएम का वेलोसिटी अगर कोई पार्टिकल एग्जीक्यूट करता है तो क्या होती है, एसएचएम का एम्पलीट्यूड क्या होता है, एसएचएम में टोटल एनर्जी किस तरह कंजर्व रहती है, एसएचएम के डे टू डे लाइफ में क्या यूजेस हैं, किस तरह से ये हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। आइडियल एसएचएम अगर कोई पार्टिकल एग्जीक्यूट करता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है,
डैम्प्ड ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे, रेजोनेंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि रेजोनेंस जो होता है वो क्या चीज होती है। इस तरह से हम एसएचएम को इसमें 11th क्लास में पढ़ेंगे। और इतना पढ़ने के बाद जो लास्ट टॉपिक हमारे पास आएगा 11th का वो होगा वेव। वेव कितने तरह की होती हैं, जो आप सिंपल वेव देख रहे हैं, इनका वेव का क्लासिफिकेशन करेंगे, ऑन द बिहाफ ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे, ऑन द बिहाफ ऑफ वाइब्रेशन के आधार पे हम बात करेंगे कि वेव्स कितने टाइप की और किस तरह की हैं हमारे पास में, और वेव की इक्वेशंस क्या होती हैं, स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं, फ्लूट जो होती है वो क्लोज्ड एंड और ओपन एंड में कौन सी बढ़िया होती है, सोनार सिस्टम या रडार सिस्टम किस तरह से काम करते हैं, डॉपलर इफेक्ट किस तरह से आप देखेंगे, डॉपलर इफेक्ट, कोई भी स्टार आपको ब्लू क्यों दिखता है, कोई भी स्टार आपको रेड क्यों दिखता है, ये सारी चर्चा आप करेंगे। तो ये 11th का एक मोर और लेस जो मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया कि भैया ये चीजें अपने 11th में पढ़ेंगे, और बहुत आसान सी चीजें हैं, कुछ भी इसमें ऐसा दिक्कत वाला बात नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। तो अब हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, जीरो यूनिट को स्टार्ट करते हैं। और जीरो यूनिट में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक में आप देखेंगे इसमें रेशियो भी होते हैं। ये मेनली दो या यूं कहें कि तीन चीजों पर बेस्ड है। इसमें हम डिफाइन करेंगे एंगल, एंगल की डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट्स एंगल। इसमें हम डिफाइन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और इसमें हम डिफाइन करेंगे इन डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में रिलेशंस। मेनली ये तीन चीजें हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री में मेनली ये तीन चीजों को हम लोग स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले क्योंकि हम स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं एंगल से, तो सबसे पहले हम इसी को स्टार्ट करते हैं। एंगल के बारे में बात करते हैं। देखिए एंगल, ये मेरी एक इनिशियल लाइन है और मेरा एक पार्टिकल है, वो यहां से रेवोल्यूशन स्टार्ट करता है ये लाइन, और ये यहां पहुंच जाती है, और ये इसने एंगल थीटा क्रिएट कर लिया है, और ये इधर इसका मोशन है, रिवोल्यूशन हो रहा है। यूं समझिए ये मेरी इनिशियल लाइन थी एंड नाउ दिस इज हियर, ये यहां थी और ये यहां पहुंच गई, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरा रेवोल्यूशन है। ठीक है, तो इनिशियल लाइन से रिवोल्यूशनरी लाइन जो होती है वो कितना रिवोल्यूट हुई वो एंगल कहलाता है। और एंगल के बारे में आप दो बातें ध्यान रखिए कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे या क्लॉकवाइज जाएंगे, दो ही तरीके से आ सकते हैं, तो इधर चले जाएं या इधर चले जाएं। एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हमेशा पॉजिटिव मेजर किया जाता है और क्लॉकवाइज एंगल को हमेशा नेगेटिव मेजर किया जाता है। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो एंगल की वैल्यू नेगेटिव आएगी, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो एंगल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो एंगल इज द मेजरमेंट ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय रिवोल्यूशन लाइन फ्रॉम इट्स इनिशियल लाइन, ये आपके पास एंगल है। ठीक है, इसको ओरिएंटेशन भी हम लोग कई बार बोल देते हैं। फिजिक्स में एंगल मेनली डायरेक्शन के काम आता है। वेक्टर्स में आप देखेंगे डायरेक्शन जब आप निकालनी होगी तो वहां आपको एंगल डिफाइन करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फिजिक्स में एंगल की, बार बार कई जगहों पर काम आएगा। तो ये एंगल जो है आपके पास में डायरेक्शन को भी डिफाइन करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है एंगल। अब आप देखिए इसके अंदर अपने एक बात करते हैं कि बहुत पुराना आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। बिल्कुल सही है। मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट की जो रेडियस है वो आर है, ठीक है, जो ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रहा है, और आर्क को मैं आई शुड टेक आर्क ए बी और रेडियस मैंने ले लिया आर। सो दिस इज द वेरी वेल नोन डेफिनेशन ऑफ एंगल। व्हाट इज एंगल? आर्क अपॉन रेडियस। सो ऑब्वियस है। अब इसी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं कि एंगल की जो यूनिट्स होती हैं, एंगल का जो मेजरमेंट होता है
वो एक तो आप रेडियन में करते हैं और एक आप डिग्री में करते हैं, ठीक है। एक तो एंगल का मेजरमेंट आपके पास रेडियन में होता है और एक एंगल का जो मेजरमेंट है वो आपके पास डिग्री में होता है। तो अब इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन? आप देखेंगे कि जो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो 1 रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री बाई पाई होता है, दैट इज 57.3 डिग्री के आसपास ये इसकी वैल्यू आती है। ये जो आपने छोटी वाली जो राउंड सर्कल किया हुआ है, जो डॉट लगाया हुआ है, दैट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिग्री, ठीक है। दैट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिग्री। तो ये इन दोनों वैल्यूज के अंदर एक रिलेशन है कि पाई रेडियन और 180 में जब हम कोरिलेट करते हैं तो कोरिलेशन किस तरह से होगा, पाई रेडियन जो है वो 57.3 डिग्री के इक्वल होगी, ठीक बात है। ये बहुत पुरानी सी बात आप लोगों ने पढ़ी हुई है, वही बात मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस कर ली। अब देखिए एक इसी पर एक छोटा सा और आगे चलते हैं, इसके और छोटे वैल्यूज भी होती हैं, जैसे आपने डिग्री, डिग्री से आप चले जाएंगे मिनट, मिनट से आप चले जाएंगे सेकंड, ऑल आर द मेजरमेंट ऑफ एंगल। जैसे 1 डिग्री, तो मिनट का साइन तो होता है सिंगल और सेकंड का साइन होता है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट एंड 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ये भी आपको एक याद रखना है। और फर्दर जो सब यूनिट्स हैं एंगल की जो फर्दर सब यूनिट्स हैं वो आप देखेंगे कि मिनट भी है और सेकंड भी है। सो दिस इज द रिलेशन। रेडियन और डिग्री में रिलेशन आपने देख लिया, डिग्री से मिनट का कन्वर्जन आपने देख लिया, मिनट से सेकंड का कन्वर्जन आपने देख लिया, और ये देख लिया कि एंगल को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे देन इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और अगर आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे देन इट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये एंगल की जो बेसिक बेसिक बातें हैं ये आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखते हुए जो जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको लगातार लगातार याद रखना है हमेशा। ये बातें, हो सकता है अभी आपको ऐसा लग रहा हो ये छोटी क्लासेस में हम पढ़ के आए हैं, लेकिन यही बातें बेटा जब हमारे न्यूमेरिकल में आएंगी, जब आगे आएंगी तो हमें याद नहीं रहती। इसलिए आप इन बातों को लगातार लगातार याद रखते हुए चलें। अब जैसे मैं एक छोटा सा आपको इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन करवाता हूं। मान लीजिए कि यहां हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमारे पास एक आर्क है ए और बी, ये ओ है, ये 6 सेंटीमीटर है एंड दिस इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर एंड दैट इज पाई सेंटीमीटर। A particle or a line start moving from A to B। इस तरह OA पर लाइन रखी हुई थी, ये इस तरह मूव होगी, ठीक है। इसने जो आर्क क्रिएट किया वो पाई सेंटीमीटर का आर्क क्रिएट किया। पाई मत लीजिए आप, 2 पाई ले लीजिए, लेट इट बी 2 पाई। कितना आर्क क्रिएट किया इसने बेटा, 2 पाई सेंटीमीटर का इसने आर्क क्रिएट कर दिया। और इसे जो सर्कुलर पाथ में जो ये घूम रहा है, लगातार ये जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये 6 सेंटीमीटर जो है वो इसकी रेडियस है। तो 6 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क जिसमें रिजोल्व कर रहा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया थीटा की वैल्यू आप बता दीजिए, ये जो एंगल सबटेंडेड है ये कितना होगा। ऑब्वियस है कि ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो जब ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो देखिए आप, क्लॉकवाइज जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। बी से ए आएगा तो क्लॉकवाइज होगा, ए से बी जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसका जो मोशन है वो किस तरह का है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज होने पर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये तो हमें बात पता लगे कि एंगल पॉजिटिव होगा, ओके। और एंगल की वैल्यू का फॉर्मूला हमने पढ़ा था आर्क अपॉन रेडियस। क्या पढ़ा था हमने, आर्क अपॉन रेडियस। तो देखिए ध्यान से, आर्क कितना है बेटा 2 पाई, रेडियस कितना है 6, यहाँ पे भी सेंटीमीटर यहाँ पे भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, कितना आ गया बेटा ये 2 पाई बाई 6, इससे ये कट गया, कितना आ गया पाई बाई 3 रेडियन आ गया। क्या आ गया, पाई बाई 3 रेडियन आ गया। एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 3 रेडियन। अब किसी बच्चे ने कहा सर पाई बाई 3 रेडियन आ गया, लेकिन इसको डिग्री में बदलो।
बिल्कुल बदलते हैं बेटा। देखो ये जो पाई/3 रेडियन है, मैंने क्या बताया था आपको, पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, दोनों में 3 कर दीजिए, ये हो गया 60 डिग्री। तो कितना आ गया ये, थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। समझ गए बात को, थीटा आपके पास कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। इसको अपने और भी समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं देखें। कन्वर्जन एक बार और देख लीजिए आप, ये धीरे धीरे अपने सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे किस तरह से इसको हम और समझ सकते हैं। ये बात देखिए आप, मैंने आपको ये बोला कि बेटा पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री रहेगा। इसका मतलब एक रेडियन जो है वो कितना रहेगा 180 डिग्री बाई पाई रहेगा, और 1 डिग्री कितना रहेगा पाई अपॉन 180 रेडियन रहेगा। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं बेसिकली। इन दोनों फार्मूलेज को आप याद रखेंगे तो ये आपके आगे बहुत ज्यादा काम आएंगे। इन दोनों फार्मूलेज को आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से आप इनको चेंज कर सकते हैं। इस पर बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्लॉक की एक वॉच होती है, एक इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि एक पूरे साइकिल में 2D के अंदर अगर कोई पार्टिकल एक जगह से चलना स्टार्ट करता है, सर्कुलर पाथ को कवर करता हुआ वापस पूरा पहुंच जाता है, तो एक पूरा राउंड लगा लेने के बाद 2D के अंदर जो एंगल सबटेंडर होगा सेंटर पर, कितना एंगल वो क्रिएट करेगा, वो एंगल होगा 360 डिग्री। कितना एंगल होगा बेटा वो 360 डिग्री। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने लोग क्या कर सकते हैं, आगे क्लॉक के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपने नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस तरह ही आप रोज लेक्चर अटेंड करते रहें, सुनते रहें, याद करते रहें। बहुत आसान है फिजिक्स। अपनी एनर्जी को बनाए रखें, अपने जोश को बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।